जंगल पहले इंसान के दोस्त थे, लेकिन जैसे ही ब्रिटिश आए उन्होंने इसे एक बिजनेस बना दिया और यहीं से शुरू होती है कमर्शियल फॉरेस्ट्री। हेलो एवरीवन, आई एम प्रीति शुक्ला एंड वेलकम बैक। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर वेरी न्यू टॉपिक विच इज द राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री। लेकिन इस टॉपिक से पहले हम फिर से एक बार याद कर लेते हैं कि लास्ट सेगमेंट में हमने क्या पढ़ा था। डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्यों हो रहा था ये तो हमने समझ लिया, लेकिन डिफॉरेस्टेशन का कॉन्सिक्वेंस एनवायरनमेंट पे तो खराब था ही, लेकिन ब्रिटिश के लिए डिफॉरेस्टेशन का कॉन्सिक्वेंस क्या था? प्रॉफिट, क्योंकि कमर्शियल फॉरेस्ट्री का दौर शुरू हो गया था यहीं से। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री। द ब्रिटिश वर वेरी वरीड that the use of forest by local people and the reckless felling of trees by the traders would destroy the forest. अब देखो कितनी अलग सी बात है, कितनी अजीब बात है कि ब्रिटिश को ये डर है कि जो लोकल पीपल हैं वो लोग फॉरेस्ट को एक्सप्लॉइट कर देंगे। ठीक है, वो फॉरेस्ट को रेकलेसली फॉल कर रहे हैं, कट कर रहे हैं और उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये कितनी ही अजीब बात है। लेकिन ये अजीब बात इसलिए नहीं है, क्यों? क्योंकि ब्रिटिश का तो मोटिव था ना कि उनको प्रॉफिट कमाना है, राइट। और ब्रिटिश अगर अपने पर्सपेक्टिव से देखेगा कि ये लोग तो खराब कर रहे हैं फॉरेस्ट को, दैट मीन्स व्हाट? इनका नुकसान हो रहा है ना, क्योंकि वही फॉरेस्ट को ये लोग काट के रेलवे बना रहे हैं, राइट। ये लोग कुछ ना कुछ तो बना ही रहे हैं, राइट। तो इसीलिए इनको लगा, इनको ये अंदर डर था कि ये जो लोकल पीपल हैं ये लोग अपने शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए या जिस चीज के लिए भी इस फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं वो इसका वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ब्रिटिश आर द ओनली अथॉरिटी दैट कैन यूज दीज फॉरेस्ट मोर प्रोडक्टिवली, राइट। तो ये लोग इसलिए डरे हुए थे, इसलिए चिंता में थे। ठीक है, बहुत चिंता थी इनको, राइट। नाउ रेकलेस फेलिंग बाय ऑफ ट्रीज एंड ट्रेडर्स वुड डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट। अब जो ट्रेडर्स थे वो छोटे मोटे ट्रेडर्स जो ट्रेड करते हैं, लकड़ी को काट के बेच दिया करते हैं। ठीक है, तो वो लोग और जो हमारे क्या बोलते हैं विलेजर्स है, लोकल पीपल है, वो लोग क्या कर देंगे? पेड़ पौधों को काट के फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और इनका जो मोटिव है प्रॉफिट कमाने का वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। इनका ये चिंता थी। ठीक है, सो डेंट्रिच ब्रांडिस, ही इज अ पर्सन ऑफ जर्मन ओरिजिन। ठीक है, सो डेंट्रिच ब्रांडिस German expert was asked for advice to become first inspector general of the forest in India. देखो क्या हुआ कि जब ब्रिटिश है, जब वो डर गया थोड़ा सा, तो उन्होंने बोला कि किसी बड़े भैया को बुलाना पड़ेगा जो हमको गाइड कर सके कि हाउ टू मैनेज सच अ वास्ट लैंड, राइट। सो ही वॉज अ जर्मन एक्सपर्ट इन फॉरेस्ट्री। वो जानता था, ये इसको पता था, ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर चुका था जिससे इसको समझ में आ गया था कि हाँ फॉरेस्ट्री कैसे करनी चाहिए, एक प्रोडक्टिव, एक एफिशिएंसी फॉरेस्ट्री कैसे की जा सकती है। ठीक है, इफेक्टिव तरीके से। सो इसको यहाँ पे लाया गया और इससे एडवाइस ली गई कि हाउ टू मैनेज सच फॉरेस्ट, हाउ टू मैनेज दिस मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये हुआ, ये आया और इसने कुछ चीजें इंट्रोड्यूस की। किसने? डेंट्रिच ब्रांडिस ने। और इसीलिए क्योंकि इसने इतनी अच्छी चीजें, क्योंकि एक जर्मन एक्सपर्ट है और इसने बहुत सारी चीजें इंट्रोड्यूस की, इसलिए इसको क्या बोला गया? इसको बना दिया गया फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। ठीक है, ये पहला इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट बन गया। ठीक है, रूल्स हैड टू बी फ्रेम्ड एंड फेलिंग ऑफ द ट्रीज एंड ग्रेजिंग हैड टू बी रेस्ट्रिक्टेड। इसका बोलना ये था कि रूल बनाओ। ठीक है, रूल बनाओ, ठीक, और उसको फ्रेम करो, मतलब रूल फ्रेम करो, अच्छे रूल्स बनाओ जिससे जो फॉरेस्ट है उसको बचाया जा सके। ठीक है, कहीं पे भी अगर कुछ चीज मैनेज करनी पड़ती है ना, तो सबसे पहले आप रूल बना दो। ये एक अल्टीमेट यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, किसी चीज को सही से मैनेज करना है तो आप एक रूल बना लो। जैसे अपन खुद पढ़ते हैं ना, तो अपन एक रूल बना लेते हैं कि इतने से इतने पीरियड, इतने टाइम पे हम पढ़ेंगे और उसके बाद ही हम कुछ करेंगे। ठीक है, तो जब हम लोग कोई चीज को मैनेज करना चाहते हैं तो हम क्या कर लेते हैं? तुरंत एक टारगेट, एक रूल रख लेते हैं, राइट। तो इसने भी एक रूल बनाया। क्या बनाया? कि कुछ रूल को फ्रेम करो। दूसरा, फेलिंग ऑफ ट्रीज एंड ग्रेजिंग बाय द लोकल कम्युनिटी शुड बी रेस्ट्रिक्टेड। ये जो फेलिंग, जो ये लोकल लोग काट रहे हैं पेड़ को, और जो ट्रेडर्स ये लोग यूज कर रहे हैं फॉरेस्ट को, ठीक है, और ग्रेजिंग, जो लोग क्या करते हैं अपने भेड़ बकरियों को, गाय को लेके जाते हैं ना चराने के लिए, एक जगह पे खाना, फूड, कुछ फॉडर मिल जाए उनको, राइट। तो उन चीजों को रोक दिया जाए, ऐसा इनका कहना था। ठीक है, तो नाउ अब ब्रांडिस सेट अप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इन 18
1864 and helped formulate the Indian Forest Act 1865. अब इसने क्या बोला कि चलो हम एक बढ़िया सा इंस्टीट्यूट खोलते हैं, एक सर्विस खोलते हैं जहां पे फॉरेस्ट को मैनेज करने के लिए हम ऑफिसर्स को अपॉइंट करेंगे, हम लोगों को रिक्रूट करेंगे, ठीक है। और फिर एक एक्ट लाया गया, फॉरेस्ट एक्ट 1865। फॉरेस्ट एक्ट क्या होता है? एक्ट क्या होता है? जहां पे कुछ रूल्स लिखे रहते हैं और वो लॉ होता है, ठीक है, और उसको फॉलो करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉरेस्ट सर्विस को इंट्रोड्यूस किया गया ब्रांडिस के थ्रू, ठीक है, और फिर बोला गया कि हम एक लॉ लाएंगे, तो जो लोग रिक्रूट किए जाएंगे वो इस लॉ को फॉलो करके क्या करेंगे, जो अपने मतलब फॉरेस्ट को मैनेज करेंगे, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट वो लेके आता है साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का कॉन्सेप्ट। उन्होंने बोला कि इस लॉ के तहत इन लोगों को क्या किया जाएगा, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री वन टाइप, मतलब साइंटिफिक फॉरेस्ट्री सिखाई जाएगी, ठीक है। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री है क्या? साइंटिफिक फॉरेस्ट्री is a system of cutting trees controlled by the forest department in which old trees are cut and new trees are planted, ठीक है। अब साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का मेन मकसद क्या था, मतलब मेन मोटिव क्या था, मकसद नहीं मोटिव क्या था इसका मोटिव ये था कि हम जो एक फॉरेस्ट है, सपोज करो ये फॉरेस्ट है, ठीक है, ये फॉरेस्ट है, ठीक है ना। अब ये फॉरेस्ट को, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट है, ठीक, बहुत ही सुंदर फॉरेस्ट बना दिया, ठीक। तो ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट है और अब इसके ब्रांडेस के हिसाब से क्या है, जब इस फॉरेस्ट को हम ऐसे करेंगे, इसको कट करेंगे, तो इसको ऐसे छोड़ नहीं देना है, ठीक है। यहाँ पे ओल्ड वाले जगह पे नए प्लांट कर देंगे, हम लोग नए फॉरेस्ट को प्लांट कर देंगे ताकि ये कुछ ईयर्स में बड़े हो जाए, ठीक है, आफ्टर फ्यू ईयर्स, ठीक है। तो ये क्या होगा, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री हो जाएगी। और उसको भी हम ऐसे नहीं करेंगे कि रैंडमली हमने कहीं पे भी उगा दिया फॉरेस्ट, रैंडमली हमने कहीं से काट के रैंडमली वहां पे ऐसी क्या बोलते हैं सीड्स वगैरह जो भी है वो बिछा दिया, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। उसको एक लाइन से, जैसे ये एक रो है इधर हो गया, फिर एक रो है इधर फॉरेस्ट बना दिए, एक रो है इधर पे एक लाइन ऑफ ट्रीज ऐसे सेट कर दी, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा साइंटिफिक फॉरेस्ट, ठीक है। तो वन टाइप ऑफ ट्री वाज प्लांटेड इन अ स्ट्रेट रोज, ठीक है, एक ही टाइप की ट्री है। अगर यहाँ पे टिम्बर है तो ये टिम्बर यहाँ से वहां तक पूरी टिम्बर ही रहेगी, ठीक है। तो प्लांटेशन याद आ रहा है, प्लांटेशन क्या है, जब सिंगल टाइप ऑफ क्रॉप इज ग्रोन इन द होल बिग रीजन, एक बड़े एरिया, लार्ज एरिया में, ठीक है। तो वही काम यहाँ पे हो रहा है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सिंगल टाइप ऑफ इन अ स्ट्रेट रो, ठीक है, एक स्ट्रेट रो में बराबर से लगाया जा रहा है। प्लस जब उसको काटा जाएगा तो वहीं पे नया उगना चाहिए, तुरंत जब काट रहे हो उसी वक्त लगाओ, ताकि आगे कुछ साल बाद फिर से हमें वापस से वही प्रोडक्ट मिल जाए, ठीक है। तो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री क्या था कि ट्री कंट्रोल बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। हाँ, अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, दो इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है, ओल्ड की जगह न्यू आना चाहिए, ठीक है, ओल्ड की जगह न्यू आना चाहिए। दूसरा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कंट्रोल करेगा, मतलब ये लोग नहीं कंट्रोल करेंगे, लोकल पीपल, लोकल विलेजर्स, दे विल नॉट कंट्रोल इट, रादर हु विल कंट्रोल इट, द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, द पीपल हु आर रिक्रूटेड बाय फॉरेस्ट सर्विसेज एंड हु आर कंट्रोल्ड अंडर द लॉ, अंडर द फॉरेस्ट एक्ट 1865। गेटिंग इट? क्लियर है इतनी चीज? नाउ the 1878 act divided forest into 3 categories: reserved forest, protected forest and village forest। अब देखो ये जो लॉ है, ठीक है, ये लॉ आया, ठीक है, इसके बाद इस लॉ को 2-3 बार अमेंड भी किया गया, चेंज किया गया जैसी जरूरत होती है, ठीक है। The 1878 Act divided forest into 3 categories, ठीक है, reserved category, protected and village forest। That means अब इन्होंने क्या किया, ये जो पुराना एक्ट था ना, इस एक्ट को 2-3 बार चेंज भी किया गया, ठीक है, अमेंड किया गया। और अमेंड करने के बाद 1878 में बोला गया कि फॉरेस्ट के 3 टाइप्स होंगे, रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड एंड विलेज फॉरेस्ट, ठीक है। अब रिजर्व फॉरेस्ट क्या है, रिजर्व फॉरेस्ट वो कंसिडर्ड एज द बेस्ट फॉरेस्ट, ठीक है, जो कि सिर्फ फॉरेस्ट की जो डिपार्टमेंट है वो ही कंट्रोल कर सकता है, और जो सिर्फ अथॉरिटी ही यूज कर सकती है, ना लोग यूज कर सकते हैं, ना फॉरेस्ट के लोग यूज कर सकते हैं, और ना जनरल जनता यूज कर सकती है, वो सिर्फ ब्रिटिश अथॉरिटी यूज करेगी, ठीक है। तो रिजर्व फॉरेस्ट है, ऑब्वियसली है रिजर्व टू
ब्रिटिश, ये लोग रिजर्व रहेंगे ब्रिटिश के लिए, ठीक है, क्योंकि ये बेस्ट है, यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी ऑफ वुड्स, बेस्ट क्वालिटी ऑफ कल्टीवेशन प्लांटेशन इज प्रोड्यूस्ड, गेटिंग इट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ऐसे थे जो कि प्रोटेक्ट किए जाते थे लोगों से, ठीक है, कि लोग यहाँ पे आ ना जाए, यहाँ पे अभी उग रहा है कुछ, ठीक है, ऐसे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ठीक। नाउ विलेज फॉरेस्ट है, विलेज फॉरेस्ट में भी क्या हो रहा था, जो गांव दराज एरिया है, जो कंट्री साइड वाला रीजन है, उनको, उनके फॉरेस्ट को भी तो कहीं ना कहीं अपने कंट्रोल में लेना था इन लोगों को, विच इज वाई उन लोग ने विलेजर से भी छीन के उस फॉरेस्ट को एक अलग कैटेगरी दे दी, लॉ के अंडर ला दिया गया। अब देखो इस लॉ के अंडर आ रहा है ये तीनों, ठीक है, इसमें कोई चांस नहीं है कि बाहर वाला आके कुछ यूज कर ले, ठीक है, क्योंकि ये लॉ के अंदर है, और ये लॉ ऐसा वैसा लॉ नहीं है, ये इंडिया का इंडिपेंडेंट इंडिया वाला लॉ नहीं है, ये लॉ किसका है, ब्रिटेन वालों का। तो किसी को भी अंदर आने की और सामान लेके जाने की इजाजत नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट जो इसके अंदर आता था काम करने के लिए, उसको भी ये लोग फ्रीली नहीं छोड़ते थे, राइट। तो ये ऐसा है, अब जो फॉरेस्ट के अंदर रह रहे हैं उन लोगों को कभी कभी जैसे हुआ चांस, अगर वो फॉरेस्ट के ही हैं, मतलब फॉरेस्ट पीपल है, फॉरेस्ट सोसाइटी है, ट्राइब्स है वहाँ की, तो वो थोड़ा बहुत यूज कर भी पाते थे, अदरवाइज तो बिल्कुल चांस नहीं था, ठीक है। तो ये जो 3 कैटेगरी है फॉरेस्ट की, ये बनाया गया ताकि साइंटिफिक फॉरेस्ट्री को हम प्रमोट कर सकें, ठीक है, इसको बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे मैनेज कर सके, ताकि बहुत ज्यादा लेवल पे क्या हो, प्रोडक्शन हो लकड़ी का, और उसका कंजम्पशन हो कहाँ पे, यूरोप में और बाकी सारे कामों में, गेटिंग इट। तो ये चीज है। नाउ हाउ वर द लाइव्स ऑफ पीपल अफेक्टेड। अब क्या हो रहा है कि आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो, ठीक, आप उस पे लार्ज स्केल पे प्लांटेशन कर रहे हो, लार्ज स्केल पे डिफॉरेस्टेशन करके साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कर रहे हो, लोगों को रिक्रूट कर रहे हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कंट्रोल के अंडर सब डाल रहे हो, ठीक है, आप ये सब चीजें कर रहे हो। तो ये सब चीज तो आप अपने पर्सपेक्टिव से कर रहे हो, अपने प्रॉफिट पर्सपेक्टिव से कर रहे हो, राइट। ब्रिटिश अपनी तरफ से कर रहा है, लेकिन व्हाट विल हैपन टू पीपल हु आर गेटिंग अफेक्टेड बाय दीज एक्टिविटीज, बाय दीज एक्शंस, ठीक। तो इसका मतलब क्या है अब कि यहाँ पे हम समझेंगे कि हाउ the lives which was dependent earlier on these forests which are now controlled by British, getting it? So now villagers wanted forest with mixture of species to satisfy different needs like fuel, fodder and leaves, ठीक है। क्या होता था पहले, जो लोग रह रहे गांव में, ठीक है, तो उनको दवाई, राइट, दवाई, खाना, लकड़ी, ठीक है, लकड़ी से वो लोग क्या करते थे, फ्यूल बनाते थे ना। फ्यूल वुड क्या होता है, फ्यूल वुड क्या होता है, पहले तो गैस सिलेंडर नहीं हुआ करते थे, ठीक है, तो चूल्हा बनता था, चूल्हा के अंदर लकड़ी डालेंगे, आग जलाएंगे, तब उस पे खाना बनेगा, राइट। तो इट इज वर्किंग एज अ फ्यूल टू दैम, राइट, तो वी कॉल्ड इट एज अ फ्यूल वुड, ठीक। नाउ फॉडर क्या है, कुछ ना कुछ हमारे गाय भैंसों को भी खाने को मिल रहा है, हमको भी खाने को मिल रहा है, ठीक है, हमारी नीड्स भी पूरी हो रही है, राइट। तो विलेजर्स को जो लोग थे विलेज के, उनको क्यों चाहिए था फॉरेस्ट, इन सब रीजंस की वजह से, ठीक है। फ्रूट्स एंड ट्यूबर्स आर, अब हम समझ रहे हैं कि पहले की क्या जरूरत थी, ठीक है, इम्पैक्ट तो हम देखेंगे, लेकिन पहले हम समझते हैं कि एक्चुअली में जरूरत क्या थी, क्यों फॉरेस्ट इतना इंपॉर्टेंट था विलेज के लिए, ठीक है, वाई, ठीक है, वाई वॉज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो इन सब कारणों की वजह से इंपॉर्टेंट था, ठीक है। चलो समझते हैं क्या है। फ्रूट्स एंड ट्यूबर्स आर न्यूट्रिशियस टू ईट, और ये फ्रूट्स और ट्यूबर्स कहाँ से मिलते थे हमको, फॉरेस्ट से, ठीक है। नाउ हर्ब्स यूज फॉर मेडिसिन, ये कहाँ से मिल रहा है हमको, फॉरेस्ट से मिल रहा है। वुड्स फॉर एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, वो लकड़ी के से बनाते हैं ना, पहले मशीन तो थी नहीं, तो खुद ही से अपना पत्थर को शार्प करके लकड़ी में बांध के खोदने के लिए बनाना, ड्रिल करने के लिए जो भी चीजें बनाते थे, जो भी इंस्ट्रूमेंट बनाते थे, इक्विपमेंट्स बनाते थे, वो वुड से बनता था, राइट। नाउ डिस्पोजेबल प्लेट्स एंड कप्स, ठीक है, अभी तो नहीं, पहले अपन देखते हैं वो एक पत्ते का रहता है प्लेट, केले के पत्ते का वो बनाते हैं, ठीक है, और बहुत सारे मतलब पत्तों के कप बनते हैं, पत्तों की प्लेट बनते हैं। तो खाने पीने के जो बर्तन हुआ करते थे वो पहले इन्हीं फॉरेस्ट से आता था, जो सूखे पत्ते गिर जाते हैं, तो उस सूखे पत्तों को यूज करके ये लोग नए नए तरीके के डिस्पोजेबल कप्स और प्लेट्स बनाया करते थे, जिसमें वो लोग खाना खाया करते थे, राइट। तो उसके लिए भी यूज होता था। नाउ नेक्स्ट सियादी, द बहुनिया वल्ली
क्रीपर कैन बी यूज्ड एज अ रोप, ठीक है। ये बहुत ही मजबूत मतलब एक क्रीपर होता है। क्रीपर जानते हो क्या होता है? क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स प्लांट की वैरायटी है ना, तो जिसमें क्रीपर्स जो जमीन को जुड़ के अपना मतलब एक्सपेंशन करते हैं, ठीक है। तो वो इतने मोटे बेल होती है, बहुत मोटी बेल होती है उसकी, मतलब बहुत मोटा उसका रोप आता है जो उसकी जो ऐसे क्रीप करते हैं ना वो लोग ग्राउंड पे। तो जैसे यहाँ पे कोई फल लग गया है, यहाँ पे कोई फल लग गया, ठीक है, तो ग्राउंड पे जैसे कद्दू समझ लो, कद्दू है, ठीक है। तो ये जो जो रोप लेके जा रही है इनको, वो सियादी क्रीपर की रोप बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा मोटी और स्ट्रांग होती है। तो लकड़ी वो मतलब उसको अपन रस्सी के जैसा यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो बहुनी जो क्रीपर है वो किस लिए यूज होता था? रोप्स बनाने के लिए यूज होता था, ठीक है। नाउ नाउ सीमर, सीमर क्यों यूज होता है? ट्री इज यूज फॉर ग्रेट वेजिटेबल। अब सीमर जो रहती है ना, उसका जो मतलब ये कांटे लगे रहते हैं उसमें, ठीक है, बहुत मतलब कांटेदार होता है वो। तो वो उससे अपन कोई वेजिटेबल को ग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आलू को रगड़ दिया ऐसे ऐसे करके तो छिल जाता है आलू, ठीक है। तो ये सब चीजें यूज हुआ करती थी। तो इतनी सारी चीजें जब विलेजर्स को सस्टेन करने के लिए मिल रही है, ठीक है, इतनी सारी चीजें, तो ऑफ कोर्स इट इज वेरी ऑब्वियस दैट फॉरेस्ट विल होल्ड अ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द विलेजर्स लाइवलीहुड, राइट। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही डिफॉरेस्टेशन, ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म इंडिया में आता है, ये सारी चीजें एक अलग ही नाइटमेयर में बदल जाती हैं। कैसे? द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑन द अदर हैंड वांटेड ट्रीज टू फॉर सुटेबल बिल्डिंग एंड शिप्स एंड रेलवेज, ठीक है। अब बता दिया था पहले ही कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को चाहिए था शिप चाहिए, रेलवेज बनाना है, कुछ ना कुछ फ्यूल वुड एज अ फ्यूल वुड इंजन में यूज करना है, ठीक है, यूरोपियन की डिमांड्स को पूरी करना है। तो उसके लिए इन लोगों को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को वुड चाहिए था, ठीक है। नीडेड ट्रीज दैट कुड प्रोवाइड हार्ड वुड, टीक एंड साल आर वन ऑफ द एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब क्या हुआ, उनको ऐसे वुड चाहिए थे जो कि बहुत हार्ड हो, ठीक है, बहुत ज्यादा हार्ड हो, जो कि ड्यूरेबल रहे, विद इन द पीरियड ऑफ टाइम उसका यूसेज अच्छे से हो सके, ठीक है। तो ग्रेजिंग देयर कैटल, कलेक्टिंग फ्रूट एंड रूट्स, हंटिंग एंड फिशिंग बिकेम इलीगल। अब नाउ क्योंकि इन लोगों को, ये जो ब्रिटिशर्स हैं, उनको ये काम के लिए वुड चाहिए था, इसीलिए इन लोग ने क्या किया, ग्रेजिंग को मना कर दिया, मत करो, ठीक है, फ्यूल वुड मत कलेक्ट करो, ठीक है, हंटिंग करो ही मत, फिशिंग भी, ये फिशिंग भी मत करो, ठीक है। उन्होंने बोला कि भाई ये सब काम अब नहीं करना है, इट इज नाउ इलीगल बिकॉज वी ब्रिटिश, एज अ ब्रिटिश वी नीड देम फॉर आर ग्रोथ, फॉर आर इकोनॉमिक प्रॉफिट्स, ठीक है, इकोनॉमिकल इंटरेस्ट, you should not do these things, ठीक है। and this became illegal even if this land is of the villagers, right, ठीक है। उन्हीं का खुद का लैंड होके उन्हीं को इलीगल बोल दिया कि भाई तुम नहीं यूज कर सकते, तुमको बिल्कुल मना है, ठीक है। हाउ डिड फॉरेस्ट रूल्स अफेक्टेड कल्टिवेशन? अब फॉरेस्ट रूल कल्टिवेशन को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं? अभी हमने देखा लाइव्स ऑफ पीपल कैसे, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लिया हमने, एक छोटा सा ट्रेलर देख लिया कि हाउ दीज एक्टिविटीज, दीज एक्शंस आर अफेक्टिंग द पीपल लाइवलीहुड ना। अब हम समझते हैं कि हाउ फॉरेस्ट रूल्स अफेक्टेड द कल्टिवेशन, ठीक है। मेजर इम्पैक्ट्स ऑन यूरोपियन कोलोनियलिज्म, द मेजर, क्या हो जाता है, तो मेजर इम्पैक्ट ऑफ यूरोपियन कोलोनियलिज्म वाज व्हाट, द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन बहुत बड़ा मतलब बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ, किससे? यूरोप के, ये जो भी ये लोग कर रहे थे, मतलब जो भी कल्टीवेशन का प्रॉब्लम ये लोग क्रिएट कर रहे थे, डिफॉरेस्टेशन कर रहे थे, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे थे, ये सारी चीज किसको इम्पैक्ट करती हैं? सबसे ज्यादा शिफ्टिंग कल्टीवेशन को इम्पैक्ट करती हैं। क्यों? क्योंकि शिफ्टिंग कल्टीवेशन पहले ना बहुत अच्छे से हुआ करता था। लोग क्या करते थे, एक जगह, शिफ्टिंग कल्टीवेशन अगर याद हो, इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोला जाता है, स्लैश एंड बर्न, ठीक है। क्या होता है कि एक रीजन पे कुछ लोग आते हैं, ठीक है, ये लोग रोम करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो इस पे आते हैं, उगाते हैं, फिर इसको क्लियर करते हैं, ठीक है, फिर उगाते हैं, फिर क्लियर करते हैं, फिर जब ये लैंड बिल्कुल अनकल्टिवेटेड हो जाती है, या मतलब अब इस पे उगा नहीं सकते, तो ये लोग शिफ्ट कर जाते हैं दूसरे लैंड पे, इसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे पहले फॉरेस्ट हुआ करता था जिसको ये लोग क्लियर करते हैं, ठीक है। इस फॉरेस्ट को पूरी तरह से क्लियर करने के बाद तब यहाँ पे कुछ उगाते हैं,
और फिर जब ये अनकल्टिवेटेबल लैंड हो जाता है तब क्या कर देते हैं, इसको छोड़ के आगे चल जाते हैं। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन मतलब एक जगह करो फिर छोड़ो, फिर दूसरी जगह लैंड क्लियर करो फिर छोड़ो। तो इस तरह से लोग अपनी लाइफ को सस्टेन कर देते हैं, पर ये उतना इम्पैक्ट नहीं किया जितना ब्रिटिश का क्लियर करना इम्पैक्ट कर गया। ठीक है, इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट आर कट एंड बर्न इन रोटेशन। यूरोपियन फॉरेस्टर्स रिगार्डेड दिस प्रैक्टिस एज हार्मफुल फॉर द फॉरेस्ट। ये लोग अपनी जीवनी के लिए कर रहे थे, कम कम टाइम के लिए, कम एरिया पे बहुत थोड़ा सा आराम से जीवन चल रहा था। जब तक ये अलग जगह शिफ्ट होते थे यहाँ अच्छे से उग जाता था। ठीक है, लेकिन यूरोपियन को क्या लगा ये कि ये चीज फॉरेस्ट के लिए खराब है। ठीक है, और जो इन्होंने किया वो फॉरेस्ट के लिए एकदम सही है, भाई एकदम क्लियर कर दो और उगाओ। ठीक है, ठीक। दिस टाइप ऑफ कल्टीवेशन ऑल्सो मेड डिफिकल्ट फॉर गवर्नमेंट टू कैलकुलेट टैक्स। ठीक है, अब जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है ना, ये क्या कर रहा है कि कैलकुलेट टैक्स करने में प्रॉब्लम दे रहा है। भाई एक इंसान कहीं एक जगह स्थिर है ही नहीं, ठीक है, वो तो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो उसको थोड़ी जाएगा ब्रिटिश के जो ऑफिसर्स हैं वो उसके पीछे पीछे थोड़ी जाएंगे कि हाँ शिफ्ट हो रहा है तो हाँ यहीं से टैक्स कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, वो जब तक वहां पहुंचते होंगे वो लोग कहीं और चले जाते होंगे। तो टैक्स सिस्टम एक बेस क्रिएट करने में प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, टैक्स लगाना तब आसान रहेगा जब लोगों की फिक्स प्लेस होगी, फिक्स लैंड होगा। ठीक है, लेकिन शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स का फिक्स लैंड नहीं था। तो ये भी एक बड़ा कंसर्न था। ये तो कंसर्न था कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है वो क्या करेगा, फॉरेस्ट को प्रॉब्लमेटिक बनाएगा, लेकिन उनका ये भी कंसर्न था कि भाई हम रेवेन्यू कैसे ले पाएंगे इनसे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, हु कुड हंट। अब वो चीज हमने कंप्लीट कर ली, अब हम देखते हैं कि हंट कौन कर सकता था। ठीक है, पीपल हु लिव नियर फॉरेस्ट सर्वाइव बाय हंटिंग। ठीक है, अब देखो हमने अभी तक समझा होगा, अभी तक की क्लासेस में हमने समझा होगा, इतने क्लास हम पढ़ के आ गए, हम समझते हैं कि अर्ली ह्यूमंस क्या करते थे, हंट करके जीते थे। ठीक है, तो जहाँ पे प्रोडक्शन उतना नहीं हो सकता, जहाँ पे कल्टीवेशन उतना नहीं हो सकता, लोगों को उतनी जानकारी नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, सर्वाइव कैसे करते हैं, हंट करके, फिशिंग करेंगे, फिश खाएंगे, राइट, कुछ जानवर को हंट करेंगे, उनको खाएंगे। तो फॉरेस्ट में ही कहीं ना कहीं वो जानवर प्रेजेंट होंगे ना, पानी में ही कहीं ना कहीं वो जानवर प्रेजेंट होंगे ना। तो आप जब इस पूरे रीजन को क्लियर कर दोगे तो वहाँ की हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होता है, वहाँ का इकोलॉजिकल बैलेंस डिसबैलेंस होता है, वहाँ का इकोसिस्टम अफेक्ट होता है, विच इज वाई वहाँ के खाने के लिए भी प्रॉब्लम हो जाती है। वहाँ के लोग जो उस चीज पे डिपेंडेंट होते हैं उनको भी इफेक्ट होगा, ऑफकोर्स होगा, राइट। And people who are fully dependent on hunting, their livelihoods which are only dependent on hunting, तो इन लोगों को एक तो जाने भी नहीं दिया जा रहा है, ऊपर से फॉरेस्ट को कट भी किया जा रहा है, सब कुछ एक तरह से डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। आई होप यू आर गेटिंग द सीरियसनेस ऑफ दिस एक्शन। ठीक है, सो द प्रैक्टिस वॉज प्रोहिबिटेड बट द फॉरेस्ट the practice was prohibited by the forest laws and those who were caught hunting were punished। ठीक है, तो यही बोला गया है कि भाई जो हंट करने जाएगा उसको हम नहीं छोड़ेंगे, पनिश कर देंगे। ठीक है, ये हंटिंग नॉर्मल लोगों के लिए प्रोहिबिटेड है और जो जाएगा उसको पनिश किया जाएगा। हंटिंग और पोचिंग है। ठीक है, in India, hunting of tiger and other animal is a part of culture and the court and the nobility for centuries। ठीक है, अब देखा गया होगा, बहुत बार सुना भी होगा तुम लोग ने कि मतलब हंटिंग जो करते हैं तो अपने आप को कितना प्राउड फील करते हैं कि आज हम गए थे शिकार पे और आज हमने शेर को मारा, हमने चीता को मारा, हमने टाइगर्स को मारा। ठीक है, तो ये जो लोग हैं, ये जो लोग हंटिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको एज ए दे एम्बार्क्ड इट एज अ प्रेस्टीज, एज अ मतलब एक ऑनर, एक कल्चर, एक मतलब बहुत बढ़िया चीज बताते थे, इनको समझाते थे कि हाँ ये अगर आप टाइगर को मार के आ रहे हो तो ये हमारे कल्चर का हिस्सा है और ये ब्रेवरी की एक निशानी है, राइट। और ये एक टाइप का लग्जरियस, जैसे बड़े लोग गोल्फ खेलते हैं तो उसको बोलते हैं ना अपन बहुत लग्जरियस एक्टिविटी है कि भाई इंसान जा रहा है गोल्फ खेलने, राइट। तो वैसे ही हंटिंग एंड पोचिंग को एक लग्जरियस एक्टिविटी, एक नोबिलिटी वाला एक्टिविटी माना जाता था। ठीक है, तो द स्केल ऑफ हंटिंग इंक्रीज अंडर कॉलोनियल रूल्स टू सच एक्सटेंट दैट वेरियस स्पीसीज बिकेम ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट। ठीक है, अब जब इंडिया में इन्होंने देखा कि हंटिंग एक नोबिलिटी का प्रतीक है तो इन्होंने बोला कि भाई हम भी तो नोबिलिटी है, तो ये लोग ट्रेड करने के लिए तो हंट कर ही रहे हैं। ठीक है, लोगों को रेस्ट्रिक्ट कर ही रहे हैं, खुद भी हंट कर रहे हैं। ठीक है, और बहुत लेवल्स में
हंट किया गया था लॉर्ड रीडिंग के द्वारा। तो मतलब एक फोटो है तुम्हारे एनसीईआरटी में, मैंने ऐड किया है या नहीं, एक नहीं, तो एक फोटो है एनसीईआरटी में, देखा होगा, देखना कि एक बहुत सारे टाइगर जैसे मरे, ऐसे मतलब डेथ के ऐसे मर चुके हैं और ऐसे लाइन में लगाया गया उनको, और वहाँ पे उनका लॉर्ड रीडिंग मतलब उस टाइम का वॉइसरॉय खड़ा हुआ है और एक फोटो खींची गई है, राइट। तो मतलब ये चीज उनका एक शो करने का तरीका था कि दे आर सो नोबल, सो रिच एंड सो लग्जरी, दे आर एंजॉइंग सो लग्जरी, ठीक है, ठीक है ना। इतना हो गया, तो इतने स्केल पे मारा गया, इतने स्केल में हमला किया गया, इतने स्केल में मारधाड़ की गई, टाइगर्स के साथ हंटिंग की गई कि काफ टाइगर्स और इनफैक्ट अलग अलग स्पीसीज के साथ कि कुछ स्पीसीज तो एक्सटिंक्ट ही हो गई, खत्म ही हो गई, दिखना ही बंद हो गया, ठीक है। Rewards were given for killing wild animals and some areas of forest were reserved for hunting. अब इतना ज्यादा हंटिंग उस वक्त पॉपुलर था कि कुछ एरियाज को जैसे रिजर्व्ड ही कर दिया गया था कि आप इस एरिया में जाके सिर्फ हमारे ब्रिटेन के लोग या नोबिलिटी वो ही यहाँ पे जाके हंटिंग करेंगे अपने फ्री टाइम पे, अपने हॉबीज के टाइम पे, ठीक है। तो ये चीजें उस वक्त हो रही थी। तो कौन कौन हंट कर सकता था? पहले तो नोबिलिटी हंट करती थी, मतलब जो अपनी इंडिया में है जो कल्चर जिसको माना जाता था वो लोग करते थे, मतलब नोबिलिटी, ठीक है, वो नोबिलिटी करती थी, रॉयल फैमिलीज के लोग, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश करने लगे और ब्रिटिश ने फिर रिजर्व ही कर दिया कि हम ही लोग हंट करेंगे, गेटिंग इट। हाँ, तो ये चीज, ये फोटो उसकी है साइंटिफिक फॉरेस्ट्री की, वहां पे ऐड करना था, यहाँ पे हुआ। तो ये जो फॉरेस्ट देख रहे हो तुम, एक लाइन से लगा हुआ है, देखो ये एक लाइन देखो तुम, ये देखो एक लाइन से इन अ स्ट्रेट रो, ठीक है, यहाँ पे भी देखो एक रो बन रही है, ठीक है। तो ये है साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। अब जब इसको कट किया जाएगा तब यही इसी रो पे वापस से उगा दिया जाएगा, जिससे एक साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का नाम, मतलब एक प्रॉपर मैनेजमेंट, और ये किसके अंडर कंट्रोल होगा? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर कंट्रोल होगा, ठीक है। और ये भी, इसको प्लांटेशन बोल रहे हैं हम, प्लांटेशन कर रहे हैं ये, ठीक है। प्लांटेशन मतलब बहुत सारी क्रॉप्स क्या है एक साथ, मतलब बहुत सारे लकड़ी के जो क्रॉप है वो एक साथ एक बड़े एरिया में उगा दिए गए हैं। देखो दूर दूर तक इसी के पेड़ है, पूरा एक जगह एक जैसा पेड़, ठीक है। ये है मैनेजमेंट, ठीक है, कि एक लाइन में हमने लगा दिया, और ये है प्लांटेशन कि हमने लगा दिया, बस अब लगे रहेगा, ठीक है, ठीक। नाउ न्यू ट्रेडर्स, न्यू एम्प्लॉयमेंट्स एंड न्यू सर्विसेज, ठीक है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि न्यू अपॉर्चुनिटीज ओपन इन ट्रेड, ठीक है, नई नई अपॉर्चुनिटीज क्या हो गई? आने लगी। कैसे? इन इंडिया फॉरेस्ट ट्रेड वॉज नॉट न्यू, ठीक है। हम एंशिएंट टाइम से देख रहे हैं, ठीक है, कि बहुत सारा ट्रेड हमेशा से हुआ करता था। फॉरेस्ट की कुछ जड़ी बूटियां जो फॉरेस्ट के लोग जानते थे, उन जड़ी बूटियों का भी ट्रेड हुआ करता था, और प्लस ये जो फॉरेस्ट के फ्यूल वुड्स को कट करके लकड़ी को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना, उससे घर बनाना, उससे इक्विपमेंट्स बनाना, ठीक है, उससे डिस्पोजेबल लीव्स से डिस्पोजेबल कप्स ये सब बनाना, ठीक है। तो वो सब हम पहले से देख रहे हैं, और इसका ट्रेड हमेशा से हुआ करता था, ठीक है। इट वाज नॉट न्यू बट इट एग्जिस्टेड फ्रॉम द मिडीवल पीरियड when आदिवासी community used to trade elephant and goods like hides, horns, silk cocoons, ivories, bamboo, spices, fibers, grasses, gums, मतलब इतने variety of जो चीजें हैं, it was traded from ancient times to the modern times, ठीक है। अब क्या हो गया? अब ट्रेड वॉज नाउ कंप्लीट, अब नहीं, ये रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। उस टाइम की जो भी छोटी मोटी गवर्नमेंट हुआ करती थी वो लोग इसको रेगुलेट करते थे, ठीक है। लेकिन न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर वर्क डिड नॉट इम्प्रूव वेलबींग ऑफ द पीपल। अब जो नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, नई अपॉर्चुनिटीज कौन सी? कि जैसे ब्रिटिश जो लेके आए, जो अपने साथ डिफॉरेस्टेशन लेके आए, ठीक है। लेकिन देखो कई चीजें ब्रिटिश ने नेगेटिव की, काफी सारी चीजें नेगेटिव ही थी ब्रिटिश की, ठीक है, लेकिन कुछ चीजें पॉजिटिव थी, जैसे कि रेलवेज। अगर इंडिया में वो लोग रेलवेज नहीं बनाते हमारे ही पेड़ों को काट के, तो क्या आज हम लोग इंडिया में इतना प्रॉस्पेरस रेलवे जो पूरा बेस है वो देख पाते? तो इंट्रोडक्शन ही सही, पर इंडिया में किया तो, राइट। तो कुछ पॉजिटिव चीजें भी ब्रिटिश की है, जैसे कि ये न्यू अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज को भी ब्रिटिशर्स ने खोला, हाउएवर इट वॉज फॉर देयर इंटरेस्ट ओनली, बट खोला तो, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए उतना ज्यादा फायदेमंद साबित नहीं हुआ। ये किसके लिए फायदेमंद साबित हुआ? ब्रिटेन के लिए, ठीक है। तो ये ट्रेड हुआ करता था पहले भी, आज भी हुआ, लेकिन पहले उन लोगों को फायदा करता था,
लेकिन अब किसको फायदा करता है? ब्रिटेन को, क्या ब्रिटिश पीपल को। Many pastoralist and nomadic community like Korowa, Karacha and Urukala, ठीक है, ये मद्रास प्रेसिडेंसी के जो कम्युनिटीज, ठीक है, ये कुछ कम्युनिटीज हैं पैस्टोरलिस्ट और नोमैटिक्स। पैस्टोरलिस्ट और नोमैटिक्स वो लोग होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह लिविंग के लिए रोम करते हैं, यहाँ से वहाँ, अपने हर्ड्स को लेके, अपने एनिमल्स को लेके, अपने जो भी लाइवलीहुड के सोर्सेज हैं उनको लेके एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। फॉरेस्ट के रिसोर्स लेंगे, वहाँ पे क्रॉप कल्टीवेट करेंगे, क्रॉप लेंगे, अपने जो एनिमल प्रोडक्ट है उनको बेचेंगे, उनके रिटर्न में कुछ क्रॉप खरीद लेते हैं, मतलब क्रॉप नहीं, ग्रेन्स खरीद लेते हैं, वीट खरीद लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका मेन काम उगाना नहीं होता। ये लोग थोड़ा बहुत सस्टेनेबल के लिए थोड़ा बहुत उगा देते हैं, लेकिन मेन काम इनका है कि अपने एनिमल प्रोडक्ट्स को लोग बेचते हैं और उससे कमा के वो लोग क्या करते थे, अपनी लाइफ को सस्टेन करते थे, वीट, शुगर, राइस, ये सब खरीद लिया करते थे, ठीक है। लेकिन इनकी लाइफ बहुत ज्यादा लेवल पे अफेक्ट हुई, क्यों? मद्रास प्रेसिडेंट के लॉस्ट देयर लाइवलीहुड्स बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ द लॉ फॉरेस्ट एक्ट, ठीक है, क्योंकि अब मेजर पार्ट ऑफ जो चीज है वो कंट्रोल कौन करेगा? ब्रिटेन करेगा। मेजर पार्ट ऑफ फॉरेस्ट कौन कंट्रोल कर रहा है? ब्रिटेन कर रहा है, ब्रिटिश कर रहे हैं, ब्रिटेन नहीं, ब्रिटिश कर रहे हैं इन इंडिया, राइट। सो तो पीपल जो पैस्टोरलिस्ट है, जो नोमैडिक है, जिनकी लाइफ रोमिंग पे डिपेंड करती है, जिनकी लाइवलीहुड्स इसी पे चीज पे डिपेंड करते हैं, वो तो लॉस करेंगे, ठीक है। they were forced to work instead in the factories, ठीक है। Communities like Santhal, Orans and in Jharkhand's Gond in छत्तीसगढ़ were recruited to work in tea plantation। अब देखो क्या हो रहा है कि नोमैडिक्स, पैस्टोरलिस्ट और जितने भी ट्राइब्स हैं, जितने भी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, ठीक है, ये सारी कम्युनिटीज जो अपना पहले अर्लियर दे वर यूज्ड टू डू, दे आर नाउ नॉट एबल टू डू दैट, राइट। जैसे कि जो पैस्टोरलिज्म है, जो नोमैडिज्म है, ठीक है, ये लोग क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह अपना ट्रेड कर रहे हैं, अपने एनिमल प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जो चीजें हैं वो तो ये लोग कर नहीं पाएंगे। अब जब ये चीजें नहीं हो पा रही हैं तो उनको लाइवलीहुड को सस्टेन करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो वो कुछ ना कुछ में इन लोग ने क्या किया, दे वर नाउ फोर्स्ड टू अर्न देयर लिविंग बाय वर्किंग इन द फैक्ट्रीज, ठीक है। तो जो फॉरेस्ट के पीपल्स थे, ठीक है, जो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट पीपल्स थे, now they are coming to factories, now they are working in the factories for their livelihood। तो यही यहाँ पे संथाल, ओरांस और गूंद जैसे ट्राइबल पीपल भी हम देख रहे हैं कि टी प्लांटेशन में दे आर नाउ फोर्स। अब ये जो ट्राइबल पीपल्स होते हैं ना, ये लोग अपने खुद ही से सस्टेन करते हैं लाइफ। खुद से सस्टेन करना मतलब क्या होता है कि फॉरेस्ट में रह रहे हैं तो फॉरेस्ट में आराम से उनके पास इतना इनफ है सोर्स, खुद से उगा रहे हैं, खुद से खा रहे हैं, आराम से जी रहे हैं। वही उनका डेली का काम है कि क्रॉप देख लो, ठीक है, तो छोटे मोटे इधर उधर के काम कर लो, अपने घर के काम करो, क्रॉप है, खाने को है, कोई चिंता नहीं है, ठीक है, उनका ये था। तो जब वो सेल्फ सस्टेनिंग में थे तो उनको जबरदस्ती जीने के लिए ये सब में काम करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं उनका कल्चर, उनका लाइवलीहुड, उनके प्रैक्टिसेस, सब कुछ तबाह हो रहा है, ठीक है। रिचुअल जो भी उनका जो भी रहेगा, ठीक है, सब कुछ खराब हो रहा है। गेटिंग इट? सो दिस इज हाउ the lives of the people, the lives of the tribes was affected, ठीक है। तो हमने देखा कि किस तरह से अलग अलग साइंटिफिक फॉरेस्ट्री आ रही है और प्लांटेशन आ रहा है, बहुत सारी चीजें आ रही हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज भी आ रही हैं, लेकिन दे आर नॉट फ्रॉम द लोकल पीपल्स पर्सपेक्टिव, ठीक है। आप अपने ही लैंड पे कुछ नहीं कर सकते, आप अपने ही लैंड से निकाले जा रहे हो, अपने ही रिसोर्सेज को आप यूज नहीं कर पा रहे, ठीक है। और इसी के साथ मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि कमर्शियल फॉरेस्ट्री ने ब्रिटिश को तो फायदा दिया, लेकिन दूसरी तरफ प्रकृति को और वहां के लोगों को जो उस पर निर्भर थे, उनकी जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और डिटेल में पढ़ना हो तो फ्यू की एजुकेशन आपको डाउनलोड करें। थैंक यू।